रहीम या का नाब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज की डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास क्लास रेप्टिलिया होगी, यानी कि इस क्लास के अंदर हम रेप्टाइल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटा, जब भी आप लोगों से रेप्टाइल्स के बारे में पूछा जाता है तो रेप्टाइल्स उन मेंबर्स को कहा जाता है जिनके पास 4 लिम्स होती हैं, लेकिन वो बहुत ही क्या होती हैं, शॉर्ट होती हैं। उनके पास 4 शॉर्ट लिम्स होती हैं और वो बैली मूवमेंट करते हैं, यानी जब वो ज़मीन पे चलते हैं तो उनका जो पैट है वो ज़मीन के साथ लग रहा होता है। ऐसे एनिमल्स को रेप्टाइल्स कहा जाता है और उनको क्लास रेप्टिलिया के अंदर रखा जाता है। और ये जो रेप्टाइल्स होते हैं ये एम्फीबियंस के ऊपर सुपीरियर होते हैं, यानी कि ये ज़मीन के सक्सेसफुल कहलाते हैं, जबकि आपने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था वो ज़मीन के अनसक्सेसफुल वर्टिब्रेट थे। रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ कि रेप्टाइल्स जो हैं वो ज़मीन के सक्सेसफुल मेंबर्स क्यों कहलाते हैं। तो पहले हम इसके थोड़े से जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पढ़ते हैं कि इनको क्यों ज़मीन का सक्सेसफुल मेंबर कहा जाता है। अच्छा, ये कहते हैं कि इस क्लास के अंदर आपको कोई 5000 के करीब स्पीशीज़ मिलती हैं। इनकी जो स्किन होती है ना वो ड्राई होती है, जबकि आपने एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा था उनकी जो स्किन होती है वो मॉइस्ट होती है। अच्छा, उनकी स्किन मॉइस्ट इसलिए थी क्योंकि उसकी स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं था, बस एपिडर्मिस थी, उसकी लेयर थी। लेकिन इसकी स्किन के ऊपर आपको बाकायदे प्रॉपर तरीके के क्या मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं। आपने क्रोकोडाइल को देखा होगा, तो स्नेक को आपने देखा होगा, तो उनकी बॉडी के ऊपर प्रॉपर तरीके के आपको क्या मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं। ये जितने भी स्केल्स हैं ये मिल के इसका क्या बनाते हैं, एक्सोस्केलेटन बनाते हैं, जबकि आपने एम्फीबियंस के अंदर देखा कि किसी भी किस्म का एक्सोस्केलेटन मौजूद नहीं था। अच्छा, उसके अलावा ये जितने भी होते हैं ये ज़मीन पे रहते हैं सारे के सारे। ऐसा नहीं है कि ये पानी में नहीं जाते, ये पानी में भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये कहाँ पे रहते हैं, ज़मीन पे रहते हैं। और ज़मीन के ऊपर ये क्रॉलिंग करते हैं, ज़्यादातर बैली मूवमेंट करते हैं। इनके पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, यानी टोटल 4 टांगें, और उनके अंदर 5-5 उंगलियां होती हैं, तो उनको पेंटाडेक्टाइल लिम्स कहा जाता है। ये भी एम्फीबियंस की तरह सारे के सारे क्या होते हैं, पोइकिलोथर्म्स होते हैं, यानी कि कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इन्वायरमेंट के साथ साथ इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। इनकी बॉडी का कोई एक कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होता। अच्छा, उसके अलावा इनके जो अंडे होते हैं ना वो थोड़े से बड़े होते हैं, थोड़े से लार्ज होते हैं, और उनके अंदर लार्ज क्वांटिटी के अंदर क्या पाया जाता है, यॉक एंड एल्ब्यूमिन पाया जाता है। देखें, अंडे के अंदर जो एम्ब्रियो होता है ना, उस अंडे को जब आप जमीन पे निकाल के फेंक देते हो ना, तो जमीन पे अंडा आने के बाद अब उसका मदर की बॉडी के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो जब तक वो डेवलप होता रहेगा उसको न्यूट्रिशन तो चाहिए, एंजाइम्स, प्रोटीन, हार्मोन से एनर्जी, सारी चीजें चाहिए। तो वो उसको मिलती है यॉक एंड एल्ब्यूमिन से। तो इनके अंडे बड़े होते हैं तो उनके अंदर यॉक और एल्ब्यूमिन भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो वो इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या होता है, इनफ होता है। तो एक ये भी रीजन है कि ये एम्फीबियंस के ऊपर सुपीरियर है। क्यों? क्योंकि एम्फीबियंस के अंडे बहुत ज्यादा छोटे थे, ना तो यॉक था ना तो ज्यादा अमाउंट में क्या था, एल्ब्यूमिन था। तो डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, तो लिहाजा ये पानी में अपने जाके अंडे दिया करते थे। लेकिन ये जमीन पे ही दे देते हैं क्योंकि इनके अंडे बड़े हैं, तो ये लिखा हुआ है कि दे ले एग ऑन लैंड। और मजे की बात यह है कि इनके अंडों के ऊपर शेल भी होता है, जबकि एम्फीबियंस के अंडों के ऊपर शेल नहीं होता, तो वो डेसिकेट भी जल्दी हो जाते हैं। अब इनके अंडों के ऊपर शेल है तो ये डेसिकेट भी नहीं होंगे। अच्छा, इनके पास एमनियोन होती है, इस वजह से इनको एमनियोटा कहा जाता है। देखिए, मैं इसकी ज्यादा डिटेल तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रहा क्योंकि इंटर के चैप्टर नंबर 5 का टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। बस थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। बेटा देखो, ये एम्ब्रियो होता है ना, एम्ब्रियो, इस एम्ब्रियो के ऊपर टोटल 3 लेयर होती हैं। उन 3 लेयर में से सबसे जो पहली एम्ब्रियो के ऊपर लेयर होती है ना, उसको कहा जाता है एमनियोन। अब इसका क्या काम है उससे हमारा फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि जिस एम्ब्रियो के ऊपर ये एमनियोन लेयर होगी उस क्लास के मेंबर को कहा जाएगा एमनियोटा। जिसके ऊपर ये एमनियोन लेयर नहीं होगी उसको कहा जाएगा एन एमनियोटा। तो जो आपकी फिशेज हैं, जो आपके एम्फीबियंस हैं, उनके एम्ब्रियो के ऊपर ये एमनियोन लेयर नहीं पाई जाती, तो लिहाजा इनको क्या कहा जाता है, एमनियोटा कहा जाता है। सही है। बाकी काम क्या है इसका, कहाँ से बनती है, ये इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 एंड 5 की बातें इंटर क्लास में हम चल के डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स। इनको जमीन का सक्सेसफुल लैंड वर्टिब्रेट्स क्यों कहा जाता है, अब आपको खुद को पता होगा। अगर आप लोगों ने मेरी क्लास एम्फीबिया पढ़ ली है, जो मैंने पढ़ाई है आप लोगों को, तो मुझे ज़रूरत नहीं है इनको अच्छे तरीके से समझाने की, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। एक तो इनके पास एक्सोस्केलेटन है, तो जब ये ज़मीन पे आते हैं, जब सूरज इनके ऊपर लगता है, लाइट लगती है, तो इनकी बॉडी से पानी का जो लॉस है वो कम हो जाता है, बच जाता है, तो लिहाजा ये ज़मीन पे अपने आप को सर्वाइव करवा सकते हैं। उसके अलावा इनके जो अंडे होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, ज़्यादा उनमें यॉक एल्ब्यूमिन पाया जाता है, जो कि इनकी डेवलपमेंट को कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा होता है।
तीसरी बात, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, जबकि एम्फीबियंस के अंदर आपने देखा था वो एक्सटर्नल थी, तो उन्हें पानी में जाने की जरूरत पड़ रही थी। तो इनको पानी की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि फर्टिलाइजेशन क्या है, इंटरनल है। इसमें जस्ट इनके मेल एंड फीमेल की आपस में यूनियन होती है, मैटिंग होती है। इनके जो अंडे होते हैं उनके ऊपर शेल पाया जाता है, जबकि आप लोगों ने एम्फीबियंस के अंडों के ऊपर कोई शेल नहीं देखा। अब ये जो शेल है उससे पानी वगैरह तो अंदर आ नहीं सकता, जा भी नहीं सकता, लेकिन जो गैसेस वगैरह होती हैं वो परमिएबल होती हैं, आ जा सकती हैं, क्योंकि अंडे के ऊपर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, सुराख होते हैं। अच्छा, इनकी जो किडनीज होती है ना वो बहुत ही क्या होती हैं, वेल डेवलप्ड होती है। तो देखो किडनी जितनी ज्यादा वेल डेवलप होंगी ना वो उतना ज्यादा बॉडी के अंदर पानी को क्या करती हैं, रिटेन करती हैं, पानी को स्टोर करती हैं और कंसंट्रेटेड यूरिन पास आउट करती हैं। कंसंट्रेटेड यूरिन से मुराद ये है कि यानी कि उसके अंदर यूरिया की अमाउंट जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, कम होती है, ज्यादा होती है, और जो पानी की अमाउंट होती है ना वो बहुत ही क्या होती है, कम होती है। तो जिसमें पानी की अमाउंट कम हो लेकिन यूरिया की अमाउंट ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है कंसंट्रेटेड यूरिन। अब यूरिया की अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो लेकिन पानी की अमाउंट बहुत ज्यादा हो तो उसको कहा जाता है डाइल्यूट यूरिन। लेकिन ये पानी को अपने अंदर रिस्टोर करते हैं तो पानी कम से कम बाहर निकालते हैं, तो लिहाजा ये कंसंट्रेटेड यूरिन को क्या करते हैं, पास आउट करते हैं। अच्छा, इनके पास जो लिम्स होती हैं, जो क्लास वगैरह होते हैं ना, वो सिर्फ इनको मूवमेंट के लिए, डिगिंग या क्लाइंब के लिए काम नहीं आते। डिगिंग मीन्स खड्डा वगैरह खोदने के लिए, बल्कि इनके पास जब प्रीडेटर शिकारी आते हैं तो उनके खिलाफ डिफेंड के लिए भी अपने ये क्लास को, लिम्स को क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, उसके अलावा अगर हम इनके हार्ट या हम इनके लंग्स की बात करें तो इसका जो हार्ट एंड लंग्स होता है ना वो बहुत ज्यादा क्या होता है, वेल डेवलप होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। अच्छा देखो, जब भी कोई एनिमल जमीन पे आता है ना, अब इस बात को समझना, ये कोई एनिमल है जो कि जमीन पे अपने आप को लाया है। तो जब जाहिर सी बात है अपने आप को जमीन पे लाया है तो ये जमीन पे चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा। जब जमीन पे चलेगा, भागेगा, दौड़ेगा तो इसके मसल्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब इसके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है मसल्स मांगेंगे एनर्जी। और आपको पता है कि एनर्जी आपको कहाँ से मिलती है, एनर्जी आपको मिलती है ग्लूकोज से। तो हमें ग्लूकोज को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और ग्लूकोज के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। और ऑक्सीजन ज्यादा लेने के लिए हमारे पास वेल डेवलप क्या होना चाहिए, लंग्स होने चाहिए। तो इनके पास वेल डेवलप तो लंग्स होते हैं। अभी ऑक्सीजन को अंदर ले तो लेते हैं लंग्स की मदद से, अब इस ऑक्सीजन को उतना ही जल्दी पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट भी करना है, तो इसके लिए हमें पावरफुल ऑर्गन चाहिए। तो वो पावरफुल ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है। तो लिहाजा ये कहते हैं कि इसके जो लंग्स, इसके जो हार्ट होते हैं ना, वो पॉसिबल हो जाते हैं, वो इनको पॉसिबल बनाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को क्या किया जाए, लाया जाए, और ऑक्सीजन के अंदर ट्रांसपोर्ट, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाया जाए। क्यों? क्योंकि जब ये जमीन पे आएंगे तो इनके मसल्स एक्टिविटी होगी, मस्कुलर एक्टिविटी होगी, और मस्कुलर एक्टिविटी के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की। मैकेनिज्म मैंने बता दिया क्यों। जो हमारे पास मोस्ट कॉमन रेप्टाइल्स हैं वो हमारे पास टॉर्टॉइस है, टर्टल है, लिजर्ड है, क्रोकोडाइल है, एलिगेटर है, स्नेक है। देखिए, हमने दो लिविंग फॉसिल्स तो पढ़ लिए हैं। एक हमने क्लास मीरोस्टोमेटा में पढ़ा था, उसका नाम मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ। दूसरा हमने क्लास एम्फीबिया में पढ़ा था, उसका नाम भी मुझे कमेंट बॉक्स में आके बताओ। तीसरा लिविंग फॉसिल जो है वो आपका एलिगेटर है। ये एलिगेटर क्रोकोडाइल की तरह ही दिखता है, लेकिन जो एलिगेटर होता है वो हमेशा ब्लैक होता है, और दूसरा इनके माउथ का भी फर्क होता है। खैर, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, बस आपने याद रखना है कि ये जो एलिगेटर है ये एक लिविंग फॉसिल्स है जो कि न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। और मेरे ख्याल में ये किसी जो जीके टेस्टों के अंदर जो जीके आती है, जनरल नॉलेज, उसमें ये किसी में सवाल भी मेरे ख्याल में पूछा गया था। बहरहाल, तो ये इसके बेटा कुछ लैंड के सक्सेसफुल होने के क्या थी, अडाप्टेशंस थी, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई। हम थोड़ा सा स्नेक के बारे में पढ़ लेते हैं, आपको मैं समझा देता हूँ स्नेक का प्रोसेस, स्नेक का मैकेनिज्म। तो कहते हैं स्नेक भी हमारे पास रेप्टाइल्स हैं, पर ये लिम्ब लेस रेप्टाइल है जो कि जमीन के ऊपर क्रीपिंग करते हैं। अच्छा, पहले स्नेक के पास लिम्ब हुआ करती थी, लेकिन ये लिम्स का इस्तेमाल नहीं करता था, तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी लिम्स जो है वो डिसअपियर हो गई। ये बातें चैप्टर नंबर 10 एवोल्यूशन के अंदर लिखी गई हैं, इंटर के अंदर। खैर, आप बस इतना याद रखो कि ये लिम्ब लेस क्या होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं जो जमीन के ऊपर क्या करते हैं, क्रीपिंग करते हैं। अच्छा, ये कहते हैं कि कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं। सारे इंसेक्ट्स बेटा पॉइजनस नहीं होते, और इनके पॉइजन्स को कहा जाता है विनोम। और ये जो पॉइजन्स है ये हीमोटॉक्सिक भी हो सकता है, ये न्यूरोटॉक्सिक भी हो सकता है। हीमोटॉक्सिक मींस जो ब्लड के अंदर टॉक्सिसिटी करे, न्यूरोटॉक्सिक मींस जो ब्रेन के अंदर टॉक्सिसिटी करे। तो ये जब भी कोई पॉइजन्स निकाल के, जो विनोम निकाल के आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो या तो वो ब्लड के अंदर करते हैं, या तो वो ऐसे केमिकल हैं जो कि ट्रेवल होते हुए न्यूरॉन तक पहुंचते हैं और न्यूरॉन के साथ छेड़खानी करते हैं। अच्छा, ये जो टॉक्सिन्स हैं
ये हमारी बॉडी में जो इंजेक्ट करते हैं, बच्चे समझते हैं कि ये जो नीचे आपको ये ब्लैक कलर का ये जो नजर आ रहा है, ये मान लो कि इसकी टंगी है, बच्चे समझते हैं कि शायद वो विनोम इसके अंदर होता है, पर ये आपने याद रखना है विनोम इसके अंदर नहीं होता। ये जो इसके शार्प कर्व्ड टीथ है ना, ये जो दो दांत हैं इसके, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, इनको साइंस की जबान में फैंग्स कहा जाता है। इन फैंग्स की मदद से ये केमिकल हमारी बॉडी के अंदर डालते हैं, जिन्हें विनोम कहा जाता है। अच्छा बेटा, मैं कई बार आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, भी दोबारा बता रहा हूँ, ये जो केमिकल हैं ये सच ऐसी कोई जहर वगैरह ऐसा नहीं है। ये केमिकल्स जो हैं जस्ट कुछ ऐसे आइंस होते हैं, जब ये आपके ब्लड के अंदर डाले जाते हैं तो आपकी ब्लड की पीएच क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब ब्लड की पीएच चेंज हो जाए तो आपको पता है ना तो एंजाइम सही काम करते हैं, ना प्रोटीन्स, ना हार्मोन्स, तो लिहाजा इसलिए नतीजे में हमारी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो कहते हैं ये जो टॉक्सिन्स हैं ये इंजेक्ट होते हैं किसी शिकार की बॉडी में बाय द हेल्प ऑफ शार्प कर्व डिजाइन टीथ कॉल्ड एज फैंग्स। स्नेक्स के पास आई लिड भी मौजूद नहीं होती और कान वगैरह भी मौजूद नहीं होते। तो अब आप लोगों के जहन में आ रहा होगा कि ये बांसुरी वाला क्या सिस्टम है। तो भाई ये जो होते हैं सपेरे, आप उनसे ही जाके पूछना, मुझे तो कुछ भी नहीं पता कि इसका क्या सिस्टम है। ये जो ग्रीन टर्टल्स है ना, इसकी एक बड़ी अच्छी खूबी है, वो ये खूबी है कि फॉर सपोज करो कि अगर ये ग्रीन टर्टल पैदा हुआ है टंडोजाम में, सही है, हम इस बात को समझना है आपने। ये ग्रीन टर्टल जो है ये पैदा हुआ टंडोजाम में, क्योंकि मैं खुद भी टंडोजाम में पैदा हुआ हूँ। तो ये अगर घूमता घूमता निकल जाता है कहाँ पे, हैदराबाद निकल जाता है। तो जब हैदराबाद ये निकल जाता है, भले हैदराबाद में ये शिफ्ट हो जाए, यहाँ रहने लग जाए, लेकिन जब भी इसको अंडे देने होंगे ना, अंडे देने ये दोबारा घूम फिर के कहाँ आएगा, टंडोजाम आएगा। तो मुझे नहीं पता कि ये क्यों टंडोजाम में अंडे देने आएगा, इसका रीजन अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आके आप लोग बताएं। बेटा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसको पढ़ें, अच्छे तरीके से समझें, और जहां भी कोई सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना